गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मून सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के सारे डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहीं पर पीछे से कुछ लोग आते हैं, वो भी ब्लैक ड्रैगन टीम से ही होते हैं। अपने साथ रेड सन सेक्टर के 2 लड़कों को पकड़ कर लाते हैं, जो की बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं। लीडर उन सबसे कहता है ये दोनों कौन है और जितना शोर क्यों मचा रहे हैं। 2 लोग उनको पकड़ कर लाते हैं। वो अपने लीडर से कहते हैं लीडर, ये दोनों एक छोटे से सेक्टर से हैं जिसका नाम रेड सन सेक्टर है। ये उसी टीम का हिस्सा है। इनकी टीम के कुछ लोगों ने हमारे 5 लोगों को मारा है, इसलिए हम इनको पकड़ कर लाए हैं ताकि हम इन दोनों को टॉर्चर कर सकें। इनको टॉर्चर करने के बाद मून सिटी में भेज देंगे ताकि जो वहाँ पर जाकर मर जाएं। वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमें जाने दो। एक कहता है कि मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। दूसरा उसे कहता है मेरा बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है। उसके पीछे जो ब्लैक ड्रैगन वाला बंदा खड़ा होता है वो उसे किक मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा बच्चा भी है। लीडर आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रुप में से किसी लड़के ने हमारे लोगों को मार दिया है, हमारे 5 डिसाइपल्स को। क्या तुम उस लड़के को जानते हो? कौन है वो? रेड सन सेक्टर के डिसाइपल उसे कहते हैं हम लोग उसे जानते हैं। जब हम लोग पहले रिवर एरिया के अंदर आए थे उसी वक्त तुम्हारे 5 लोगों ने हमारा पीछा किया, वो हमें मारना चाहते थे, लेकिन हमारी टीम में एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आगे बढ़ा और उन सबको मार डाला। दूसरे वाला भी उठकर बैठ जाता है और कहता है वो लड़का बहुत ज्यादा बदतमीज है, उसने आपके साथ ऐसा कैसे किया? ब्लैक ड्रैगन वालों के साथ वो पंगा कैसे ले सकता है? आप हमें यहाँ से जाने दो, हम उसे ढूंढकर आपके पास लेकर आते हैं। लीडर गुस्से के साथ कहता है चलो मुझे जल्दी से बताओ वो कहाँ पर है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर को ऑफेंड करने की। उसी वक्त उनके पीछे आसमान के ऊपर वो फॉर्मेशन अरे ओपन होती है, वही ट्रांसफॉर्मेशन अरे जिसके अंदर से मिंग और लैंसू निकलने वाले हैं। वो सारी ऊपर की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है? क्या ये मून सिटी की वजह से हो रहा है? लगता है कि इस फॉर्मेशन अरे के अंदर से कोई मिस्टीरियस ट्रेजर निकलने वाला है। लेकिन उस फॉर्मेशन के अंदर से मिंग और लैंसू ऊपर से नीचे गिरते हैं। मिंग कहता है इस ट्रांसफॉर्मेशन अरे के अंदर सफर करने से मेरा सर घूम रहा है, क्या तुम ठीक हो? लैंसू से कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिंग और लैंसू अपने आसपास देखते हैं तो उनके आसपास बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। मिंग कहता है लगता है कि इस ट्रांसफर अरे ने हमें कुछ अननोन जगह पर भेज दिया है। मिंग जब गौर से देखता है तो उसके सामने ब्लैक ड्रैगन वाले डिसाइपल्स खड़े होते हैं। मिंग कहता है मुझे नहीं लगता था कि हमें इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अरे को यूज करना चाहिए था। रेड सन सेक्टर के डिसाइपल्स उसको देखते ही कहते हैं यही वो लड़का है जिसने तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के 5 लोगों को मारा है, इसको आगे बढ़कर मार डालो, ये हमें से सबसे ज्यादा बेस्ट है। पीटर जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है तुमने हमारे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के बहुत सारे लोगों को मारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और वो अपनी तलवार से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन उसी वक्त मिंग भी अपने पास से जानवी की उठाई हुई तलवार निकाल लेता है और उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है। सामने की तरफ से लीडर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि मिंग भी अपनी तलवार को घुमाता है। जैसे ही वो अपनी तलवार को घुमाता है लीडर की तलवार 2 टुकड़े हो जाती है। लीडर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तलवार तो ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के लेवल 6 का वेपन है, लेकिन ये इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? मिंग भी ये बात देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं तो सिर्फ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि मेरी तलवार से उसकी तलवार ही 2 टुकड़े हो जाएगी। जानवी की तलवार तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शुक्र है मैंने उसके साथ डायरेक्टली फाइट नहीं की, वरना मैं तो हार जाता। विमिंग मास्टर से कहती है मास्टर हालांकि ये वेपन एक सिर्फ 4th लेवल का वेपन है, लेकिन इसे स्वर्ड सेक्टर वालों ने बनाया है जो कि तलवारें बनाने के बहुत ज्यादा माहिर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। रेड सन के दोनों लड़के भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मिंग जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। फिर वो रोना शुरू कर देते हैं और मिंग जी से कहते हैं मिंग जी प्लीज हमें बचा लो, हम तुम्हारे सेक्टर के मेंबर्स हैं, सभी ने हमें फोर्स किया था ये सब कुछ कहने के लिए। इन लोगों ने हम दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, प्लीज इन सबको मार डालो, ये सारे किलर्स हैं। हम सब एक साथ मैजिकल केव के अंदर आए थे, हम सब एक टीम का हिस्सा है, प्लीज हम सबको बचा लो। मिंग उनसे कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम लोग हो कौन? ये बात सुनते ही वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि ब्लैक ड्रैगन वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों लड़के चिल्लाकर मिंग से कहते हैं मिंग तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें याद है चीफ ने क्या कहा था? चीफ ने कहा था कि हम सबको एक साथ रहना है, अब तुम हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते, प्लीज हमें बचा लो। लैंसू सबसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, चीफ ने कहा था साथ रहना है, लेकिन जब पहली बार हमारे ऊपर अटैक हुआ था तुम लोग वहाँ से भाग गए थे, तुम बहुत बड़े बेशर्म हो, मैं वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, तुमने वहाँ पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया। मिंग आगे बढ़ता है और लैंसू से कहता है लैंसू तुम्हें इन सब के साथ बात करने की जरूरत नहीं है, ये सारे बेवकूफ लोग ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, हम सब लोग जहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब मैं सिर्फ इस मून सिटी के अंदर जाना है, ये हमारा लास्ट पड़ाव है, उसके बाद हम लोग 2nd ईयर में चले जाएंगे। मिंग लैंसू से कहता है तुम यहीं पर 1st लेवल पर ही रहो, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मून सिटी को क्लियर करने के बाद वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। लैंसू से कहती है ठीक है तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। मिंग आगे बढ़ जाता है। मिंग आगे बढ़ता है और लीडर के सामने जाकर खड़ा होकर उसे कहता है तुम तो मुझे मारना चाहते थे, क्या आप भी मुझे मारना चाहते हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी तुम्हारे पास मौका है, मुझे मार डालो, नहीं तो मैं मून सिटी के अंदर जा रहा हूँ। लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, मिंग उसके पास से आगे गुजर जाता है। मिंग उसे कहता है लगता है अब तुम मुझे नहीं मारना चाहते, चलो फिर ठीक है मैं मून सिटी के अंदर जा रहा हूँ। जाने से पहले मिंग उसे कहता है अगर तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपनी हार की वजह से तो तुम अपना गुस्सा इन दोनों के ऊपर उतार सकते हो, मैं इन्हें नहीं जानता। लीडर उन दोनों की तरफ देखता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लीडर का एक दोस्त
उसे कहता है बॉस क्या अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्या हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। बॉस उसे कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो जाओ जाकर उसे खुद ही फाइट कर लो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने अपने एल्डर्स के साथ वादा किया था कि हम लोग तीसरे लेवल तक जरूर पहुंचेंगे, हम यहाँ पर इस लड़के के साथ फाइट करके मर नहीं सकते, हमें अपने मिशन को पूरा करना होगा। लीडर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है आज से पहले मेरी कभी भी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई। रेड सन के वो दोनों लड़के जो के पीछे रह गए हैं वो चिल्लाकर कहते हैं अगर तुम दोनों इस लड़के से बदला लेना चाहते हो तो पहले इस लड़की को मार डालो, ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, तो अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। वो बहुत बड़ा बेवकूफ है जो हुतम मून सिटी के अंदर चला गया और इस लड़की को यहीं पर छोड़ गया। उसकी बातें सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन गिल्ड का एक लड़का आगे बढ़ता है, लैंसू पर अटैक कर देता है और लैंसू से कहता है तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने हमारे लड़कों को मारा है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही वो लैंसू के करीब पहुंचता है, लैंसू अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको आइस क्रिस्टल में जमा देती है। लीडर ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये लड़की तो उस लड़के जितनी ही पावरफुल है, ये किसी गोल्डन हीयर से कम नहीं है। इस लड़की ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कोल्डनेस को यूज करते हुए हमारे सेक्टर के मेंबर को जमा दिया है, हम तो इस लड़की का मुकाबला करने के भी काबिल नहीं है। लैंसू सबसे कहती है लगता है कि तुम सब लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, मुझे लगता है कि मिंग मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाएगा तुम सबके हाथों से मरने के लिए। उसे पता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अपने आप को बचा सकती हूँ। जब शुरुआत हुई थी तब तुम्हारे पास पूरे 100 लोग थे और अब यहाँ पर सिर्फ 40 से 50 ही लोग बचे हैं। लगता है कि तुमने रास्ते में किसी यंग मास्टर के साथ पंगा ले लिया था और तुम लोग फिर से वही काम करने जा रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं, लगता है कि ब्लैक ड्रैगन वालों ने तुम्हें एक मिशन दिया है जिस मिशन को पूरा करने के लिए तुम सब लोग यहाँ पर आए हो। लीडर उसे कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हें जरूर मारने वाले हैं और अगर हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं मार पाते तो फिर ठीक है, अगर तुम यहाँ से मैजिकल केव से जिंदा बचकर बाहर चली जाती हो तो हमारे ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वाले तुम्हें बाहर जाकर भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे। लैंसू हंसते हुए से कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ एक छोटे से सेक्टर से हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपना सारा गुस्सा निकालना ही है तो जाकर इन दोनों के ऊपर निकाल सकते हो, हमारा इनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, इन दोनों की वजह से तुम्हारा एक और मेंबर मारा गया है। ब्लैक ड्रैगन वाले क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो भी ठीक है, अपना सारे का सारा गुस्सा इन दोनों पर उतारते हैं, इनकी वजह से हमारा एक और मेंबर मरा है। वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम लोग हमें क्यों मार रहे हो, हम ही ने तो इन दोनों की पहचान करके तुम्हें बताया कि इन्हीं लोगों ने तुम्हारे लोगों को मारा था। लेकिन वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और यहीं पर हमारी प्रिंसेस की एंट्री होती है। ऐसे 3 साल पहले का सीन आपको याद होगा, मिंग ने अपनी फ्लैश टैब को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था और वो घर से भाग गया था, वहाँ पर एक प्रिंसेस के साथ उसका सामना हुआ था। ये वही प्रिंसेस है जो कि वापस आ गई है और शैन गॉन्ग वो यंग मास्टर और उसका दोस्त वो दोनों भी इसी के साथ हैं। प्रिंसेस वहीं पर उतरती है, वो सारे सिटी गेट के सामने खड़े होते हैं, वो उनसे कहती है तुम सब लोग बेवकूफ यहाँ पर रास्ते में क्यों खड़े हो, साइड पर हो जाओ, तुम सभी लोग मेरे रास्ते में खड़े हो, मैं दूसरी बार ये नहीं कहूंगी। वो सारे लोग पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वो दोनों तरफ साइड पर हट जाते हैं और उसके लिए सेंटर से रास्ता छोड़ देते हैं। लीडर भी ये बात सोचकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है इस लड़की ने सिर्फ हमें हटने का कहा और हम लोग अपने आप यहाँ से हट गए, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो सुपीरियर लेवल की है, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है, इसकी बॉडी से सुप्रीम बीइंग की एनर्जी कैसे निकल सकती है। ब्लैक ड्रैगन के लड़के चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर हमें ऑर्डर्स देने की, हम तुम्हारे लिए साइड पर क्यों हटे, ये सारे का सारा मून सिटी हमारे कब्जे में है, तुम लोग ऐसे हमारी इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकते। ये बात सुनते ही शैन गॉन्ग और उसका दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे बढ़कर उन दोनों लड़कों को मार डालते हैं। ये देखकर लीडर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्टर के लोगों पर अटैक करने की, तुम्हें हमारे ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के बारे में नहीं पता, हमारा सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, तुम हमारे साथ पंगा लेने के बाद बचोगे नहीं, हम तुम्हें मार डालेंगे। शैन गॉन्ग उसे कहता है मैंने कभी ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के बारे में नहीं सुना, ये कौन सा सेक्टर है, क्या तुमने कभी हमारे सेक्टर के बारे में सुना है, मैं और मेरा दोस्त रोज फिंच अकेडमी से आए हैं, क्या तुमने कभी रोज फिंच अकेडमी के बारे में सुना है। रोज फिंच अकेडमी का नाम सुनते ही वो सारे के सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, कहते हैं ये तो 5 बड़े कॉलेजेस में से एक बड़ा कॉलेज है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनका यहाँ पर क्या काम है। लीडर उनकी बात सुनने के बाद इतना ज्यादा घबराया होता है कि उसके चेहरे पर से पसीना बह रहा होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे पहले मेरा सामना एक लड़के के साथ हुआ जिसने मेरी तलवार को तोड़ दिया और उसकी गर्लफ्रेंड एक गोल्डन फैमिली के यंग मास्टर के बराबर है। अब यहाँ पर रोज फिंच अकेडमी के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारे बेस्ट लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। लीडर उनके सामने झुकते हुए कहता है प्लीज हमें माफ कर दें, हमें नहीं पता था कि आप लोग रोज फिंच अकेडमी से आए हैं, ये हमारी गलती है कि हमने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, हमें माफ कर दें। प्रिंसेस कहती है हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, सभी लोग रास्ते से साइड पर हट जाओ, हमें अंदर जाना है, हमारे साथ वेस्ट करने के लिए हमारे पास जरा भी टाइम नहीं। शैन गॉन्ग और उसका दोस्त उसे कहते हैं ठीक है हम लोग आ रहे हैं। प्रिंसेस आगे बढ़ जाती है जबकि लीडर सोच रहा होता है ये लड़की कौन है, ये लड़की इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है कि रोज फिंच अकेडमी के दोनों स्टूडेंट्स इस लड़की की बात मान रहे हैं। आखिर इस लड़की की असली पहचान क्या है और इस मैजिकल केव के अंदर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं क्योंकि इस बार की कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि लैंसो भी चुप कर प्रिंसेस की तरफ देख रही होती है। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के बंदे आगे बढ़ते हैं और अपने लीडर से कहते हैं बॉस आज हमने बहुत बारी मार खाई है,
बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत ज्यादा बुली किया है, हमारे सारे के सारे लोग बहुत ही बुरे मूड में हैं। हमें नहीं लगता कि हम इस तरह अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे, हमें अपने मूड को फ्रेश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बॉस उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर साथ ही रेड सन सेक्टर के उन दोनों लड़कों की तरफ इशारा करके अपने लोगों से कहता है, ये सभी कुछ इन लड़कों की वजह से हुआ है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और अपने सारे का सारा गुस्सा इन दोनों पर उतारो, इससे हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और वो सारे ही अपने वेपन्स लेकर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर ये सारे लोग अपना गुस्सा उतारने के लिए हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 46 का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो एपिसोड 47 की शुरुआत में मिंग को दिखाते हैं। मिंग मून सिटी के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। वो उन सारे ट्रैप्स को पार करता हुआ अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। मिंग कहता है, मिंग यहाँ पर इतने ज्यादा ट्रैप्स क्यों है, इन सारे ट्रैप्स को पार करने में मेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये टाइजी सेक्टर वालों ने यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स क्यों बिछाए हैं, मुझे तो लगा था ये स्टूडेंट्स के लिए कल्टीवेट करने की जगह है। मिंग कहता है, यहाँ पर आने तक मैंने बहुत सारी मुश्किलों को पार किया है। वहाँ पर जमीन के नीचे कांटे थे, मेरे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से अटैक हुआ, इसके अलावा दीवारों में से तीर निकल रहे थे। अगर मैं अपने आसपास ध्यान नहीं रखता तो मैं तो अब तक मर चुका होता। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर जितने भी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो सारे ही इसी तरह के क्रूल मेथड्स को ही सीख कर आगे बढ़ते हैं, वरना तुम ताकतवर कैसे बनोगे, तुम्हारी कल्टीवेशन ज्यादा कैसे बढ़ेगी। उस भिखारी की सारी मेमोरीज मेरे पास हैं और उसकी मेमोरीज के मुताबिक हिमालय अर्थ के सारे स्टूडेंट्स भी इसी तरह के मेथड्स को यूज करके अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे सेंस हो रहा है कि हमारे पीछे पीछे 5 लोग ऐसे हैं जो कि मून सिटी के अंदर आ गए हैं, लेकिन मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मून सिटी के अंदर भी आप बहुत सारे ट्रैप से बचते बचाते अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकते हैं। वो लोग जल्दी आप तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि उन सबको भी इन सारे ट्रैप्स को पार करना पड़ेगा। मिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, अब जबकि तुमने कहा है कि यहाँ पर कोई भी जल्दी नहीं पहुँचेगा तो फिर ठीक है, मैं ह्यूमनली स्ट्राइकिंग फुटवर्क के सेकंड स्टेप को सीखता हूँ। पहला स्टेप तो उसका फ्लैश स्टेप था और दूसरा स्टेप उसका इल्यूजनरी स्टेप है। बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है तो वहीं पर एक ट्रैप के ऊपर उसका पांव आ जाता है, जिसकी वजह से आसपास से बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं जो कि उसकी बॉडी में आकर धंस जाते हैं। लेकिन मिंग यहाँ पर अपने इल्यूजनरी स्टेप को यूज करता है और वहाँ से फैंटम वन का निकल आता है। और यहीं पर बिमिंग हमें बताती है कि ह्यूमनली स्ट्राइकिंग फुटवर्क की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली तो इसकी फ्लैश स्टेप है जो कि सीखना बहुत ज्यादा आसान है, और दूसरे नंबर पर इल्यूजनरी स्टेप है जिसमें आप अपनी बॉडी को फैंटम बना सकते हैं और किसी भी मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। और इसका तीसरा स्टेप माइक्रो स्टेप है। फ्लैश स्टेप सिंपल भागने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर आपको अपनी स्पीड को ज्यादा करना होता है, वहाँ पर आप लोग फ्लैश स्टेप को यूज करते हैं, जबकि इल्यूजनरी स्टेप को आप तब यूज करते हैं जब आपको अपने सामने वाले को धोखा देना होता है। इल्यूजनरी स्टेप को आप उड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके 3 डबल गैंगर्स बनते हैं, यानी कि 3 शैडो मूव्स बनते हैं, उनमें से एक असली होता है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इल्यूजनरी स्टेप को सीखना इतना भी आसान नहीं है। इल्यूजनरी स्टेप का सबसे मुश्किल स्टेप वो वाला है जहाँ पर आपने अपनी बॉडी के 3 शैडो बनाने होते हैं। हालांकि इसमें आपकी बॉडी के 3 शैडो नहीं बनते, बल्कि इसमें आपकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आप 3 अलग अलग डायरेक्शन में एक ही टाइम पर मूव कर रहे होते हैं, और सामने वाले को ऐसे ही लगता है कि आपके 3 शैडोज हैं, यानी कि दुश्मन को ऐसे ही लगेगा कि सामने 3 मिंग हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उस वक्त आपका दिमाग काम कर रहा हो, क्योंकि जब आप अपनी मूवमेंट्स को तेज करेंगे और 3 अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग्स में क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 अलग अलग जगह पर जाकर टकरा जाए। मिंग बिमिंग से कहता है, ये वाली टेक्निक तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे इस टेक्निक के लिए न सिर्फ 3 डायरेक्शन में भागना पड़ेगा बल्कि तीनों तरफ देखना भी पड़ेगा कि सामने कोई चीज तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक तरफ भागना शुरू करूं और सामने एक दीवार आ जाए और मैं उसके साथ टकरा जाऊं। बिमिंग उसे कहती है, हाँ मास्टर, इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी दीवार के साथ टकरा जाएं। इस तरह आपके दुश्मन को तो ये बात आसानी से पता चल जाएगी कि ये आपका फेक है, ये एक सिर्फ शैडो है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आप अपनी रेगुलर कल्टीवेशन जिस तरीके से करते हैं मुझे नहीं लगता कि आप उस तरीके के साथ आप इस सारे माहौल में आप इल्यूजनरी मूव को सीख पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। बिमिंग मिंग के माथे पे अपनी उंगली रखती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझे आपको अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आप जो कुछ भी इमेजिन करेंगे वो आप बना सकते हैं और वहाँ पर बहुत ही आसानी से ट्रेनिंग कर पाएंगे। मिंग जैसी आंखें खोलता है तो वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके स्पिरिचुअल सी में कुछ भी नहीं होता। मिंग बिमिंग से कहता है, क्या ये वाकई में मेरा स्पिरिचुअल सी है? लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर अपने स्पिरिचुअल सी को भरने के लिए
आपके पास दिमाग होना चाहिए। ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप जो कुछ भी सोचेंगे आपके स्पिरिचुअल सी में वो सब कुछ आ जाएगा। मिंग जल्दी से अपने पास से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी निकालती है और कहती है ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस बेकारी की है, आप अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए इस स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। मिंग उसके हाथ से वो स्पिरिचुअल एनर्जी ले लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है। मिंग कहता है उस भिखारी के पास तो बहुत सारे ट्रेजर्स थे, अब तो उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी है जो तुमने अपने पास स्टोर की हुई है। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर अभी तक आपने जितने भी स्किल्स सीखे हैं वो सारे के सारे स्किल उस भिखारी की मेमोरीज में से मैंने आपको दिए थे और उसके पास जितने भी स्क्रोल थे वो सारे की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। लेकिन इस वक्त आप अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर है, यहाँ पर आप जितने भी स्किल सीखेंगे, यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग करेंगे वो सारी मेरी डिवाइन पावर से आ रही है। यानी अगर आप अपने स्पिरिचुअल सी में पूरे 1 साल के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो इसका मतलब बाहर की दुनिया में सिर्फ 45 मिनट ही गुजरेंगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये डिवाइनिटी स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बैठकर 10 साल के लिए कल्टीवेट करता हूँ तो बाहर जाने के बाद मैं तो इनविंसिबल हो जाऊंगा, मैं एक मार्शल आर्ट्स का गुरु बन सकता हूँ। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर स्पिरिचुअल सी में आकर कल्टीवेट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। उस भिखारी के पास से हमारे पास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी आई है वो सारी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप यहाँ पर 1 साल से ज्यादा के लिए रुक सके, और आपके पास अपनी तो स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं। अगर आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी होती भी तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आ सकते। बिमिंग यहीं पर मिंग से कहती है मास्टर मैं आपको यहाँ पर एक मास्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। उस मास्टर ने भी इस डिवाइन स्किल को यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल स्किल के अंदर चला गया था और वहाँ पर जाने के बाद उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियों को क्रिएट किया क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। फिर वो मास्टर कई सालों तक यहीं पर अपनी इमेजिनेशन के साथ ही मजे करता रहा। मिंग भी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर आप यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप भी बिल्कुल उसी मास्टर की तरह यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को इमेजिन कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मिंग उसे कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूँ? मैं कोई ठरकी इंसान नहीं हूँ, मेरे लिए लेंसो ही काफी है। मैं अपने इस डिवाइन स्किल को इस तरह यूज नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पर बैठकर प्रैक्टिस करूंगा। फिर साथ ही मिंग अपनी आंखें बंद करता और कहता है जैसा तो कि तुमने कहा है कि अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर हम लोग इमेजिन करते हैं तो भी ठीक है, मैं भी इमेजिन करता हूँ। मिंग उसे कहता है रूटीन की लाइफ में जहाँ पर फाइट हो रही होगी हो सकता है कि मुझे वहाँ पर इल्यूजनरी स्किल को यूज करना पड़े, लेकिन वहाँ पर हर तरफ सीन मुख्तलिफ होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर डिफरेंट सीन्स के साथ अपने इल्यूजनरी स्टेप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जंगल के सीन को इमेजिन करता हूँ और वो जैसे इमेजिन करता है वहाँ पर एक जंगल बन जाता है। फिर मिंग अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर वहीं पर कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। ये 1 महीना उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर था, लेकिन बाहर का सीन सिर्फ कुछ मिनटों के बाद का ही है। वो एक मैकेनिक सिटी के अंदर होता है और वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं और वो सारे के सारे पत्थर एक्टिवेट होकर पत्थर के मॉन्स्टर बन जाते हैं। मिंग बड़े ही आराम के साथ वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि उसी वक्त एक पत्थर का मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिंग अपने इल्यूजनरी स्टेप को यूज करते हुए वहाँ से साइड पे हट जाता है। मिंग कहता है हालांकि मैं पिछले 1 महीने से अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा हूँ, ये तो अच्छा है कि बिमिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए बाहर की दुनिया को सेंस कर सकती है और मुझे बता सकती है कि बाहर कोई खतरा है या नहीं। फिर मिंग उस पत्थर के मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। मिंग अपने बिलो पंच को यूज करते हुए उस पत्थर के मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है, लेकिन साथ ही वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। मिंग भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। मिंग बिमिंग से पूछता है बिमिंग क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, क्या तुम्हें पता है ये स्टोन मैन क्या है और ये टूट क्यों नहीं रहा, मैंने इसके ऊपर अटैक किया था। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मुझे नहीं पता, ये देखने में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि आपके नॉर्मल अटैक्स इसके ऊपर काम करने वाले हैं। और वहाँ पर जितने भी बाकी के स्टोन टैबलेट्स होते हैं वो सारे भी उठकर पत्थर के मॉन्स्टर बन जाते हैं और वो सारे मिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिंग उनके सेंटर में अकेला खड़ा होता है। मिंग कहता है जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज देखी थी, उनमें से आधे लोग तो ट्रैप्स की वजह से मारे गए, लेकिन आधे लोगों की बॉडी के ऊपर बहुत सारे पंचेस और ब्लोज के निशान थे। मुझे लगता है कि वो सारे के सारे लोग इन स्टोन मैन के हाथों से मारे गए हैं। बिमिंग आगे बढ़ती है और मिंग से कहती है मास्टर यहाँ पर मैजिकल केव एरिया के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स को मारोगे उनके मारने पर आपको रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि इस केव को बनाया इस मकसद के लिए गया है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए। मुझे लगता है कि इन सारे स्टोन मैन को मारने पर भी आपको रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ट्रैप्स को पार किया है, लेकिन किसी भी ट्रैप को पार करने पर हमें कोई भी रिवार्ड नहीं मिला। मुझे लगता है कि इन सारे स्टोन मैन को मारने पर मून सिटी का रिवार्ड मिलेगा और शायद इन्हीं को मारने पर हमें टोकन्स भी मिले। मिंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे इन सभी के सर तोड़ने होंगे, और साथ ही वो अपने इल्यूजनरी स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने 3 फैंटम्स बना लेता है। तो अपने
अपने तीनों शैडो फैंटम्स के साथ एक बड़े से स्टोन मैन के ऊपर जंप करता है। मिंग के तीनों शैडोज एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो पत्थर का बना हुआ मॉन्स्टर अपने हाथ को सामने की तरफ घुमाता है और उसके दो शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि तीसरे वाला असली होता है। मिंग अपनी ब्रोकन वर्चुअल फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसके माथे के ऊपर अपनी उंगली रखता है और साथ ही अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और उस स्टोन मैन का सर उड़ा देता है और साथ ही वो अपनी तलवार को निकालता है और अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए वहाँ पर 3-4 और मॉन्स्टर्स को मार देता है। जैसे मिंग उन मॉन्स्टर्स को मारता है तो उन मॉन्स्टर्स के अंदर से बहुत सारी अरे फॉर्मेशंस निकलती हैं। यही वो सारी अरे फॉर्मेशंस हैं जिन्होंने इन सारे पत्थरों को आपस में जोड़कर रखा होता है। बिमिंग मिंग से कहती है, मास्टर इन अरे फॉर्मेशंस के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, आप इस सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मिंग आगे बढ़ता है और इस अरे फॉर्मेशन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिससे वो सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के दौरान ही मिंग अपनी डिसाइपल स्टेज के 10th ग्रेड पर पहुंच जाता है। मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये वाली एलिमेंट्री फोर्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि अगर मैं 2-4 और स्टोन मैन को मार देता हूँ और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, बहुत ही जल्दी एक वॉरियर बन जाऊंगा। मुझे लगता है कि मून सिटी में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, ये सारे एक डिसाइपल को हेल्प करने के लिए हैं, ताकि वो अपनी वॉरियर स्टेज में जा सके। मिंग कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी मुझसे पहले आए होंगे और जो आगे चले गए हैं, वो सारे के सारे वॉरियर लेवल पर हैं। बिमिंग उसे कहती है, हाँ मास्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपसे आगे जो भी लोग गए हैं वो सारे वॉरियर लेवल के हैं या फिर उससे ज्यादा के हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग बहुत सारे स्टोन मैन को मारने के बाद वापस आ जाता है उसी गैलरी में। मिंग कहता है, मैंने बहुत सारे स्टोन मैन को मारा है और मुझे लगता है कि इस वक्त मैंने 50 से ज्यादा स्टोन मैन की सारी अरे फॉर्मेशन की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। मेरे पास इस वक्त बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर बैठकर मैं सारी की सारी एनर्जी को रिफाइन कर सकूं, ताकि मैं अपनी वॉरियर स्टेज में जा सकूं। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, सामने एक डिसाइपल बैठा होता है जो कि जख्मी हालत में होता है। वो उसे कहता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दे, बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, वरना मैं आपके लिए यहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता। मिंग उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी इंजरीज बहुत ज्यादा गहरी लग रही है। जबकि बिमिंग उसे कहती है, मास्टर इस लड़के की बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म है वो सारे किसी मैकेनिज्म की वजह से नहीं हुए, ना ही ये किसी ट्रैप में फंसा है, बल्कि इसके साथ ये सब कुछ दूसरे डिसाइपल्स ने किया है। लगता है कि यहाँ पर जितने भी दूसरे डिसाइपल्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे लगता है कि आपको भी आगे संभल कर रहना होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 47 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग बहुत सारे स्टोन मैन को हराने के बाद वापिस से मून सिटी के गैलरी में आ जाता है। वहाँ पर वो सामने देखता है तो सामने एक लड़का जख्मी हालत में बैठा होता है। मिंग उससे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर इसकी सारी इंजरीज यहाँ पर ट्रैप्स में फंसने की वजह से नहीं है, बल्कि इसे किसी ने बहुत ज्यादा पीटा है। लगता है कि यहाँ पर जो भी पहले आया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़का मिंग को अपने बारे में बताता है। वो उसे कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि यहाँ पर एक गोल्डन हेयर आया था और उसके 2 साथियों ने मिलकर मेरे साथ मुकाबला किया। हालांकि वो दोनों साथी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी मैंने उनका डट कर मुकाबला किया और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। वो लोग मेरा स्पेस लॉकर भी अपने साथ ही ले गए हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठकर मौत का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखा भी हूँ। लड़का मिंग से कहता है, क्या तुम अपने पास से मुझे कुछ खाना दे सकते हो और यहाँ पर कुछ मेडिसिन दे सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो लड़का अपने पास से 3 टोकन निकालता और कहता है, मेरे पास सिर्फ ये 3 टोकन ही बचे हैं, तुम इन 3 टोकन को ले सकते हो, इसके बदले में मुझे खाना दे दो। मिंग अपने पास से खाना निकालता है और उससे उसके 3 टोकन ले लेता है। खाने को देखते ही वो लड़का जल्दी से उस खाने को खाना शुरू कर देता है, बिल्कुल भुखड़ों की तरह। मिंग कहता है, लगता है ये पिछले कुछ दिनों से यहीं पर भूखा प्यासा बैठा है। खाना खाने के बाद उस लड़के के सारे जख्म हील हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वो खड़े होने के बाद मिंग का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही वो अपने पास से एक स्पिरिचुअल वेपन निकालता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने ये स्पिरिचुअल वेपन अपने हाथ में रखा हुआ था। अगर तुम मुझ पर अटैक करते, क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और तुम मुझ पर अटैक कर भी सकते थे, तो मैंने स्पिरिचुअल वेपन को यूज कर देना था। मिंग उसे कहता है, ये क्या चीज है, क्या ये ब्लू मैजिक है। वो लड़का मिंग से कहता है, हाँ ये ब्लू मैजिक है, ये हमारे टियानगांग का सबसे टॉप ट्रेजर है, ये मेरे पास है, ये एक बम की तरह काम करता है। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो 10 मील के दायरे में कोई भी ऐसा मार्शल आर्ट्स का मास्टर, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट गुरु भी इसके नहीं बच पाएगा। अगर कोई सुप्रीम बीइंग है तो सिर्फ वही इससे
बच सकती है, बाकी के सारे लोग मारे जाएंगे। मिंग उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है चलो शुक्र है मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया, वरना मैं अब तक मर चुका होता। वो लड़का मिंग से कहता है यहाँ पर जो लड़के पहले आए थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सारी आगे चले गए हैं। फिर वो लड़का उससे कहता है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे टियानकांग सेक्टर का सबसे प्रेशियस ट्रेजर है जो मैंने अभी तक अपने पास संभाल कर रखा है। मैं इसको यूज नहीं करना चाहता था, वरना थोड़ी देर पहले मैं इसको यूज कर लेता, लेकिन मैंने इसे यूज नहीं किया। मेरा नाम जी बाई फैंग है, मैं टियानकांग सेक्टर का एक डिसाइपल हूँ और साथ ही मैं सिल्वर फैमिली का एक हियर भी हूँ। फिर वो अपने पास से स्पिरिचुअल वेपन को मिंग को दे देता है। मिंग उस स्पिरिचुअल वेपन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम मिंग जी है और मैं रेड सन सेक्टर का एक डिसाइपल हूँ। वो लड़का मिंग से कहता है आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर तुम किसी से भी मदद नहीं मांग सकते, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन तुमने मेरी मदद की, इसलिए अगर तुम मुझसे चाहो तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मुझे जितना कुछ पता है मैं तुम्हें उस बारे में जरूर बताऊंगा। मिंग उसे कहता है अब जबकि तुम एक सिल्वर फैमिली के यंग मास्टर हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ पता होगा, इस मैजिकल केव के बारे में और गोल्डन फैमिलीज के बारे में। वो लड़का उसे बताना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें इस मैजिकल रिवर एरिया के बारे में बताता हूँ। इस मैजिकल केव को टाइजी सेक्टर वालों ने बनाया था। शुरुआत में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस एरिया को बनाया था। उस वक्त का टाइजी सेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर था। हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कॉलेजेस हैं वो उनके बराबर का था। कि आज भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि इस तरह की एक बड़ी सी केव बिल्डिंग नहीं बना सकते जिसे हम लोग मैजिकल केव कह सके। मिंग उसे कहता है इसी वजह से तो यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेज आई हुई है, वो सारे लोग यहाँ के ट्रेजर्स लेने के लिए आते हैं। वो लड़का मिंग से कहता है अगर 4 बड़ी गोल्डन फैमिलीज यहाँ से मैसेज को ना रोकें, वो बाकी की बड़ी फैमिलीज को इस बारे में पता ना चलने दे, तो यहाँ पर और भी बहुत सारी फोर्सेज आ जाएंगी। हमारे इस पूरे जैन स्टेट में टोटल 9 गोल्डन फैमिलीज हैं। उनमें से 4 गोल्डन फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इनके टॉप पर हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिलीज हैं। और वो 4 गोल्डन फैमिली के नाम ये हैं की फैमिली, गोंग फैमिली, टियान फैमिली और लू फैमिली। मिंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हमारा स्टेट ऑफ जैन ये किंगलोंग डायनेस्टी की एक वैसल स्टेट है। वो लड़का उसे कहता है असल में तुम्हें सच्ची बात बताऊं, हमारी जैन स्टेट एक वैसल स्टेट होने के लायक नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सी स्टेट है, इसलिए कोई भी डायनेस्टी इसे अपनी वैसल स्टेट बनाना नहीं चाहती। लास्ट टाइम जब मिंग ने कसिनो वाले लड़के से पूछा था तब उस लड़के ने भी मिंग को यही जवाब दिया था। और यहाँ पर ये लोग अपनी स्टेट्स के बारे में बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, वो सारी हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैं इन सारी बातों को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। वो मिंग को सारी बात बता देता है, उसे जितना कुछ पता होता है इन 4 गोल्डन फैमिलीज के बारे में और किंगलोंग डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद वो लड़का मिंग से कहता है मिंग मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, जब तक कि ये एरिया क्लोज नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर कहीं पर छुप कर बैठ जाता हूँ। जैसे ये एरिया क्लोज हो जाएगा मैं अपने आप बाहर ट्रांसफर हो जाऊंगा। रिवर एरिया से बाहर जाने के बाद अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो हमारी फैंग फैमिली के पास आ जाना, मैं वहीं पर हूँगा, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। मिंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बारे में याद रखूंगा और वो बाय बोलकर आगे चला जाता है। जबकि वो लड़का उसके बारे में देखकर सोच रहा होता है इस लड़के की एलिमेंट्री फोर्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इसकी स्पिरिचुअल फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। मुझे ये लड़का किसी भी एंगल से उन गोल्डन फैमिली के लड़कों से काम नहीं लगता। फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। मैंने इसके साथ दोस्ती करके बहुत ही अच्छा फैसला किया है, लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। मिंग आगे की तरफ चलना शुरू करता है और सोच रहा होता है अभी 10 दिन बाकी हैं इस रिवर एरिया के क्लोज होने में। मुझे लगता है कि मैं इस मून सिटी को पार करके सेकंड ईयर में जा सकता हूँ, साथ ही मुझे बहुत सारा खजाना भी मिल सकता है, लेकिन मेरे पास दिन बहुत ज्यादा कम बचे हैं। मिंग चलता हुआ सामने एक बड़े से हॉल के पास पहुँचता है जहाँ पर नीचे की तरफ एक बड़ी सी फॉर्मेशन होती है, जबकि वहाँ पर काफी सारे पिलर्स होते हैं। मिंग बिमिंग से पूछता है बिमिंग ये सब क्या है? बिमिंग उसे कहती है मास्टर यहाँ पर आसपास आपको जितने भी पिलर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे पिलर्स आपकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए हैं। इसमें से एक पिलर के ऊपर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं और यहीं पर इनमें से किसी एक पिलर के ऊपर बैठकर आप अपनी वॉरियर स्टेज में लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 7 पिलर्स हैं, जिनमें से 6 तो पहले यूज हो चुके हैं, अब सिर्फ एक ही बचा है, आपको उसको यूज कर लेना चाहिए। मिंग जल्दी से जंप करता है और पिलर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सारी की सारी उसकी बॉडी के अंदर आकर अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। बड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है जैसे मैं इस पिलर के ऊपर आकर बैठा हूँ मेरी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी पूरी की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि मैं वॉरियर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। बिमिंग मास्टर को कहती है मास्टर स्पिरिट फोर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और हर टाइप के हिसाब से हर स्पिरिट फोर्स के अलग से इफेक्ट्स होते हैं। वो मिसाल के तौर पर उसे बताती है आपको जज हांग तो याद होगा जिसने अपनी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर छोड़ी थी, वो भी स्पिरिचुअल फोर्स की एक टाइप थी। उसने अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को आपकी बॉडी के अंदर छोड़ा था जो कि इरोडिंग
स्ट्राइकिंग टाइप थी, लेकिन वो कुछ स्पेशल नहीं है। स्पिरिचुअल एनर्जी तो सभी के पास होती है। यहाँ पर बिमिंग उसे बहुत सारी स्पिरिचुअल फोर्स के बारे में बताती है जो कि आम यूज होती है। वो उसे कहती है ये सारी की सारी रेगुलर यूज होने वाली है। आम डिसाइपल्स के पास इस तरह की स्पिरिचुअल फोर्सेस होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी यूनिक स्पिरिचुअल फोर्स को डेवलप करें, एक ऐसी स्पिरिचुअल फोर्स जो कि किसी दूसरे के पास ना हो। मिंग बिमिंग से कहता है लास्ट टाइम तुम्हें याद है कि कुछ डिसाइपल्स लैंसो को किडनैप करके ले गए थे और वो सारी वॉरियर लेवल के थे। उनसे फाइट करने के दौरान मेरी बॉडी से एक बड़ा सा डीमन निकल आया था। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, लेकिन वो सारी स्पिरिट फोर्स थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मैं उसे हैंडल नहीं कर सका। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपको याद होगा उस भिखारी ने आपको एक ब्लेसिंग पिल दी थी। उस ब्लेसिंग पिल के अंदर बहुत सारे डेविल्स की आत्माएं थी। उन सभी की एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है। उस दिन आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और आपने उन सभी डीमंस की एनर्जी को यूज कर लिया था। मुझे लगता है कि आप इसको अपनी स्पिरिट फोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, इन सारे डीमंस की पावर को। तो क्या आप इन सारे डीमंस की पावर को कंट्रोल करना चाहेंगे? मिंग उसे कहता है हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। मेरे पास अपनी एक यूनिक स्पिरिट फोर्स होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे लिए डीमन स्पिरिट फोर्स सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाकी सभी की तरह मेरी स्पिरिट फोर्स भी सबके जैसी हो। मुझे एक नॉर्मल स्पिरिट फोर्स नहीं चाहिए। अगर मुझे लैंसो को प्रोटेक्ट करना है तो मेरे पास डेविल की कल्टीवेशन होनी चाहिए। मिंग बिमिंग से पूछता है लेकिन क्या इस तरह की डेविल कल्टीवेशन वाली स्पिरिट फोर्स क्या इस दुनिया में होती है? बिमिंग उसे कहती है मास्टर हालांकि आपके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप एक ऐसी स्पिरिट फोर्स को कल्टीवेट करना चाहते हैं जो कि इस दुनिया की नहीं है, लेकिन ऐसा पहले हो चुका है। आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। हाँ ये डीमन वाली स्पिरिट फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन ये यूनिक नहीं है कि बहुत सारे लोग इसको पहले से कल्टीवेट कर चुके हैं। मिंग उसे कहता है तुमने ये बात कह के मेरे सारे के सारी एंथुसियाज्म को मार दिया है। अब मुझे बताओ क्या मुझे स्पिरिट फोर्स को कल्टीवेट करना चाहिए या नहीं? मिंग उसे कहती है मास्टर मेरे पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वो उसे कहती है मास्टर अगर आप यूनिक कल्टीवेशन करना चाहते हैं वो भी इसी डेविल फोर्स को यूज करते हुए, तो मैं सिर्फ आपको इतना ही सुजेस्ट करूंगी आप अपने स्पिरिचुअल फ्लावर को जो कि आपको उस ब्लड मार्श में से मिला था उसको साथ यूज करें। दोनों को एक साथ कल्टीवेट करें। अगर आप इन दोनों को एक साथ कल्टीवेट करेंगे तो आपके पास जो भी स्पिरिट फोर्स आएगी वो बहुत ज्यादा यूनिक होगी। फिर मिंग वहीं पर बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। बिमिंग उसे कहती है ये इवल लॉर्ड्स की जितनी भी स्पिरिट फोर्स होती है ये सारी हमारे टियानजियान लैंड से बाहर से आती है। ये हमारे टियानजियान लैंड की नहीं है। जो ब्लेसिंग पिल आपने खाई थी वो बहुत ज्यादा स्पेशल ब्लेसिंग पिल थी। स्काई रोमर ने उसको खुद बनाया था और बहुत सारे इवल्स की आत्माओं को उसके अंदर उसने डाला था और उनकी सारी की स्पिरिट फोर्स उसके अंदर थी। हालांकि इन सारे डीमन लॉर्ड्स की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने स्पिरिट फ्लावर को साथ में कल्टीवेट करने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर ऐसी बहुत सारी स्पेशलिटी है कि जो उन सारी डीमन लॉर्ड्स की पावर्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। अगर आप इन दोनों को मिलाकर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो आप उन सारे डीमन लॉर्ड्स की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको इस स्पिरिचुअल फ्लावर की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है। जब आप इसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करेगी और उसके बाद जब उन सारे डीमंस की एनर्जी को आप अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये उन सबको कंट्रोल कर लेगी और ये स्पिरिचुअल फ्लावर की एनर्जी उस सारी बुरी एनर्जी को आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। लेकिन ऐसा आज तक पहले कभी किसी ने नहीं किया, दो फोर्सेस को एक साथ कल्टीवेट करना, क्योंकि ना ही कोई ऐसा कर सकता है। ऐसा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और कोई मर भी सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मैं आपकी बॉडी को साथ साथ हील करती रहूंगी। मिंग उन दोनों चीजों की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है और साथ ही वो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें, एक आंख उसकी ब्लैक होती है और एक उसकी आंख सुर्ख होती है और उसकी बॉडी के अंदर से सुर्ख रंग की एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पंजा निकलता है। अभी वो सारी एनर्जी जो कि उसके इर्द गिर्द जमा होती है वो सारी गायब हो जाती है और मिंग उन सभी को कल्टीवेट कर लेता है। यानी कि अब मिंग के पास उसकी यूनिक स्पिरिचुअल फोर्स आ चुकी है। वो किसी डीमन की तरह अपने हाथ पर एनर्जी को पंजा बनाकर यूज कर सकता है। मिंग आगे बढ़ती है और मिंग से कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने लेवल अप कर लिया और साथ ही आपने अपनी यूनिक स्पिरिट फोर्स को भी मास्टर कर लिया है। अब आप वॉरियर लेवल के ग्रेड 9 पर पहुंच चुके हैं। मिंग भी उसे कहता है हाँ मुझे महसूस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी नई पावर आ गई है। तो एक वॉरियर लेवल की पावर ये होती है। अब मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे किसी के साथ फाइट करके अपनी इस नई पावर को टेस्ट करना है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 48 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने लिए एक यूनिक स्पिरिचुअल फोर्स को मास्टर कर लेता है और उसकी यूनिक स्पिरिचुअल फोर्स डेविल की एनर्जी से आती है। मिंग अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को मास्टर कर लेने के बाद बिमिंग से कहता है अब जबकि मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ तो मुझे अपनी इस नई पावर को टेस्ट करना है। मुझे कोई दो जिसके साथ मैं फाइट कर सकूँ। उसी वक्त ऊपर से लाइट चमकती है क्योंकि उसका यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, इसीलिए उसके ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन अरे होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो उसे खींच कर दूसरी जगह पर ले जाती है।
है, वो उसे एक दूसरे रूम में ट्रांसफर कर देती है। मिंग ऊपर से ड्रम करके नीचे गिरता है। मिंग कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन अरे एक्टिवेट होने से पहले बताती क्यों नहीं है, इस बार भी इसने मेरा मुंह तोड़ दिया है। लेकिन मिंग जैसे ही ऊपर की तरफ उठता है तो सामने से आवाज आती है। हंसकर उसे कह रहा होता है लड़के तो हम लोग फाइनली फिर से मिल गए। उसके सामने शैनगोंग और उसका दोस्त खड़े होते हैं, जबकि साथ प्रिंसेस भी होती है। शैनगोंग उसे कहता है अब तुम यहाँ से नहीं बचकर भाग पाओगे, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जबकि प्रिंसेस उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मिंग भी प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाता है। प्रिंसेस उसे देखते ही कहती है कमीने कहेंगे, जबकि मिंग उसे देखकर कहता है लिटिल रेड हुड तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लिटिल रेड हुड कहने की। मिंग उसे कहता है मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, इसलिए मैंने तुम्हें लिटिल रेड हुड कहा है क्योंकि तुम छोटी हो और तुमने रेड कलर की हुड पहनी है। प्रिंसेस आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है चाहे मैंने रेड हुड पहनी है लेकिन फिर भी तुम मुझे रेड हुड नहीं कह सकते और मैं छोटी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिंग प्रिंसेस के साथ बातें करने में मसरूफ हो जाता है, जबकि वो शेनगोंग की बात को इग्नोर कर देता है। शेनगोंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन प्रिंसेस क्योंकि मिंग के सामने खड़ी होती है वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बना लेती है और मिंग को प्रोटेक्ट करती है। शेनगोंग प्रिंसेस से पूछता है प्रिंसेस इस सब का क्या मतलब है, आप इस लड़की को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। प्रिंसेस उसे कहती है क्योंकि ये मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। जबकि मिंग सोच रहा होता है लास्ट टाइम इसने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा था, अब ये मुझे अपना फ्रेंड कह रही है। शेनगोंग प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस ब्लड मार्च के अंदर से एक स्पिरिचुअल फ्लावर मिला था और वो स्पिरिचुअल फ्लावर इस लड़के के पास है, क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिला लें और इस लड़के को मार डालते हैं और इससे वो स्पिरिचुअल फ्लावर छीन लेते हैं। प्रिंसेस शेन से कहती है शेन मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, ऐसा रहे अगर हम सब लोग मिलकर एक टीम बना लें और तुम्हें मार डालें और तुम्हारा सारे का सारा खजाना हम दोनों ले लें। शेन का दोस्त भी आगे बढ़ता है और प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस ठीक है हम लोग आपके दोस्त को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम आपके दोस्त को कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके पास जो स्पिरिचुअल फ्लावर है वो बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा कीमती है, इसके जैसा ट्रेजर इस पूरी की पूरी केव में नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी स्पिरिचुअल फ्लावर चाहिए तो क्यों ना इसके लड़के से वो हासिल कर लें। प्रिंसेस हंसते हुए उससे कहती है जैन तुम दोनों यहाँ पर इसलिए एरोगेंटली पेश आ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये लड़का तुम लोगों से कमजोर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये लड़का किसी भी लिहाज से तुम लोगों से कमजोर नहीं है, ये तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हें वाकई में लगता है ये कमजोर है तो फिर ठीक है तुम लोग इसके साथ 1-on-1 फाइट कर सकते हो। अगर ये लड़का हार गया तो ये अपने स्पिरिचुअल फ्लावर को तुम्हें दे देगा और अगर ये जीत गया तो फिर तुम्हें इसकी गुलामी करना होगी। जबकि मिंग सोच रहा होता है इस लड़की को मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है, मुझे नहीं लगा था, इसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल फ्लावर की एनर्जी को तो पहले ही अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर चुका हूँ, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। शेन और जैन के साथ बाकी के दो जो लड़के होते हैं वो कहते हैं ये वाली डील तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या हम लोग भी इस डील में हिस्सा ले सकते हैं। इस बात से प्रिंसेस भी थोड़ी सी चौंक जाती है और उन दोनों से कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों भी सब में शामिल होना चाहते हो। वो दोनों लड़कियों से कहती हैं प्रिंसेस हालांकि हम दोनों की स्पेशल एनर्जी अवतार लेवल की है, लेकिन फिर भी हमारी अवतार लेवल की एनर्जी आपके रोज फिंच अवतार से कम है। अगर हम लोग एक बार स्पिरिचुअल फ्लावर की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेंगे तो हमारी एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें ये स्पिरिचुअल फ्लावर चाहिए। प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन मिंग उसे रोक देता है। मिंग उसे कहता है लिटिल रेड हुड तुम्हें पीछे रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता आप ये तुम्हारी बात मानेंगे क्योंकि इन्हें स्पिरिचुअल फ्लावर चाहिए। हालांकि तुम एक प्रिंसेस हो लेकिन फिर भी ये तुम्हारी बात नहीं मान रहे, चलो फिर ठीक है मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। तुम रोजफिंच डायनेस्टी की एक प्रिंसेस हो जबकि ये किंगलॉन्ग डायनेस्टी है और मैं जैन स्टेट का रहने वाला हूँ। मेरा काम बनता है कि जहाँ पर आके जो भी मसला क्रिएट करे मैं उसके साथ निपटूं और मैं किसी लड़की के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं छुपने वाला। प्रिंसेस मिंग से कहती है चलो फिर ठीक है अब तुम इनको संभालो क्योंकि ये मेरे स्टेटस से भी नहीं डर रहे, हालांकि इन्हें पता है कि मैं प्रिंसेस हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा लालची हो गए हैं। और दूसरी बात मुझे लिटिल रेड हुड कहना बंद करो। शेन और जैन पहले आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की, हम चारों गोल्डन फैमिली के हियर्स हैं, तुम्हें लगता है कि तुम हम चारों को हरा सकते हो। प्रिंसेस भी आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम सब लोगों को क्या लगता है कि गोल्डन फैमिली का हेयर होने से तुम सब लोग बहुत ज्यादा हास बन जाते हो, तुम इस लड़के को जानते हो ये इमोर्टल श्राइन का एक हेयर है। हियर का मतलब होता है वारिस। इमोर्टल श्राइन का नाम सुनते ही वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इमोर्टल श्राइन इन सभी स्कूलों और कॉलेजेस और रिलीजियस सेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल श्राइन है। वो चारों ही घबरा जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इमोर्टल श्राइन का स्टूडेंट का यहाँ पर क्या काम है, वो लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर उन्हें यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। शेनगोंग प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस आप हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं, ब्लड मार्च के करीब मैंने इसके साथ फाइट की थी, वहाँ पर हम दोनों की स्ट्रेंथ लेवल एक जितनी थी, ये भी वहाँ पर अपने डिसाइपल स्टेज में था, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप बता रही हैं। यहाँ पर मून सिटी में आने के बाद मैं अपने वॉरियर लेवल के 6 लेवल पर पहुँच चुका हूँ, जबकि ये अपने वॉरियर लेवल के 9th लेवल पर है। मुझे नहीं लगता कि इसको हराना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। मिंग से कहता है मुझे
सिर्फ 3 मूव चाहिए, मैं सिर्फ 3 मूव में तुम्हें हरा दूंगा। अगर इन 3 मूव्स में तुमको नहीं हरा पाया तो मैं अपना स्पिरिचुअल फ्लावर तुम्हें दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद शेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जंप करते हुए उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चाहे तुम इमॉर्टल श्राइन के एक स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह वीक नहीं समझ सकते, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे पंच मारने लगता है, मिंग अपने स्टोन थ्रोइंग पंच को यूज करता है, लेकिन इस बार वो अपनी यूनिक स्पिरिचुअल फोर्स को यूज कर रहा है, यानी कि अपनी रेड डीमन वाली स्पिरिचुअल फोर्स को। उन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, लेकिन मिंग की स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से शेन की स्पिरिचुअल फोर्स डेसिपेट हो जाती है। शेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये किस किस्म की स्पिरिचुअल फोर्स है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये कौन सी स्पिरिचुअल फोर्स है, मैंने ऐसी स्पिरिचुअल फोर्स पहले कभी नहीं देखी, ये तो मेरी होली फायर फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। मिंग के अटैक की वजह से शेन पीछे जाकर पिलर के साथ गिरता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। लेकिन उसी वक्त मिंग फ्लैश टैप को यूज करते हुए जंप करते हुए उसके पास चला जाता है और उसे कहता है अभी तो मेरे 2 मूव्स बाकी हैं, और साथ ही वो उसे फिर से पंच मारता है। जबकि शेन भी अपने सामने अपने हाथ को करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पंच को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके पीछे जितने भी पिलर्स होते हैं, 3-4 पिलर्स होते हैं, वो सारे पिलर्स को तोड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर गिरता है। शेन बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक और मूव और वो मर जाएगा। मिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अभी भी मेरा एक मूव बाकी है, क्या तुम फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो? शेन उसे कहता है नहीं, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। शेन भी आगे बढ़ता है और कहता है तुम तो वाकई में इमॉर्टल श्राइन के स्टूडेंट हो, आज के बाद हम सब लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। शेन उसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मेरा नाम जैन लू है और मैं एक गोल्डन फैमिली से हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मिंग उसे कहता है मेरा नाम मैचलेस जी है और मैं इमॉर्टल श्राइन का एक स्टूडेंट हूँ। वो तीनों भी उसका ये वाला नाम सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती हैं मैचलेस जी, ये कैसा नाम है, इसका नाम तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है। प्रिंसेस आगे बढ़ती है और मिंग से कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम पहले से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, हम सब लोग यहाँ पर अपने आप को ट्रेन करने और ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए आए हैं, यहाँ पर मैं आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस मिंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और साथ ही अपनी ब्रेन पावर को यूज करते हुए मिंग के कान में कहती है ये तीनों लोग ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम तीनों के साथ एक साथ फाइट करोगे तो तुम हार जाओगे, क्योंकि ये लोग अपनी पावर्स को छुपा रहे हैं, इनके पास बहुत सारे मार्शल स्किल्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। मिंग को अपने दिमाग में उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो अपने मुंह को भी नहीं हिलाया, फिर ये मुझसे बात कैसे कर रही है? बिमिंग उसे कहती है मास्टर, वॉरियर लेवल पर आने पर आप लोग इस तरह बात कर सकते हैं, जब आप एक वॉरियर लेवल के स्टूडेंट बन जाते हैं तो आप अपने दिमाग से ही किसी भी दूसरे शख्स के साथ बात कर सकते हैं, आपको बस उसे टारगेट करना है और अपने मन में जो कुछ भी है वो उसे कह देना है, तो आपकी आवाज उस तक पहुंच जाएगी। वो तीनों वॉरियर्स भी प्रिंसेस से कहते हैं प्रिंसेस जैसा कि आपने कहा है कि हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, हम आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे। वो सभी लोग क्योंकि मून सिटी में है जो कि पहले लेवल का लास्ट पड़ाव है, वो लोग उस रूम के सामने खड़े होते हैं जहाँ से वो लोग डीमन बैटलफील्ड में जा सकते हैं, जो कि इस मैजिकल केव का 2nd लेवल है। जैन उन सब से कहता है तुम सब लोग अपने अपने टोकन्स निकाल सकते हो, अपने टोकन्स को निकालो ताकि हम सब लोग 2nd लेवल पर जा सके। मिंग को क्योंकि डीमन बैटलफील्ड के बारे में नहीं पता होता, बिमिंग उसे डीमन बैटलफील्ड के बारे में बताती है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर, मैंने पहले आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें एक डिवाइन डायनेस्टी थी, यानी कि आज जो 5 डायनेस्टी है वो एक ही डायनेस्टी हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त हाउटियन सेक्टर वालों ने इनके साथ पंगा लिया था। वो सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर था जिसने डिवाइन सेक्टर वालों को भी मुश्किल में डाल दिया। लेकिन सिर्फ हाउटियन सेक्टर वाले ही हमारे दुश्मन नहीं थे, उस वक्त कुछ एलियन मॉन्स्टर्स भी थे जिन्हें डीमन कहा जाता है, वो सारे बाहर से आए थे और उन्होंने भी इनके ऊपर अटैक किया था। उन मॉन्स्टर्स ने न सिर्फ 5 डायनेस्टी के ऊपर हमला किया बल्कि टियानजान की दुनिया को भी तबाह करने की कोशिश की। उस वक्त डिवाइन डायनेस्टी के एम्परर ने अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किया और इन डीमंस के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए। डिवाइन डायनेस्टी के एम्परर ने बहुत सारे सेक्टर्स के स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लिया और बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गुरु और मार्शल आर्ट्स के सेंट्स को अपने साथ लेकर टाइम स्पेस के क्रैक के अंदर गए और वहाँ पर जाकर इन डीमंस के साथ फाइट की। और ये वार 100 साल तक चलती रही। 100 साल की वार के बाद बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इंसानों ने सारे के सारे डीमंस को मार डाला। जिस जगह पर उनकी फाइट हुई थी उस जगह को डीमन बैटलफील्ड कहा जाता है। मिंग कहता है अब जबकि वहाँ पर जितने भी डीमंस थे उन सभी को मार दिया गया है, तो फिर हम लोग वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? मिंग उसे कहती है मास्टर, मुझे भी इस बारे में नहीं पता। टाइजी सेक्टर के तबाह होने के बाद यहाँ पर जितने भी डीमंस थे उन सभी को मार दिया गया था, लेकिन ये केव क्योंकि एक स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई है, इसलिए ये उसी तरीके से चलती आ रही है। हो सकता है कि बैटलफील्ड में जाने के बाद आपको वहाँ पर मारने के लिए कोई भी डीमन ना मिले। मिंग कहता है अब मैं यहाँ से हालियात वापस नहीं जा सकता, पहले मैं अपना टोकन बाय निकालता हूँ ताकि मैं इस बैटलफील्ड को एक्टिवेट करूँ, फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है। वो सारी अपने पास से एक एक टोकन निकालते हैं और जैसे वो लोग अपने अपने टोकन निकालते हैं वो सारे टोकन चमकना शुरू हो जाते हैं। उन सारे टोकन के चमकने के बाद उनके सामने टाइजी सेक्टर का एक एल्डर आता है। वो एल्डर उन
सबसे कहता है तुम सब लोग यहाँ पर टाइजी श्राइन तक पहुँच आए हो, इसका मतलब तुम सब लोग हाईली क्वालिफाइड हो। अभी मैं तुम लोगों को बैटलफील्ड में भेजने वाला हूँ। वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें 1 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। जैसे तुम लोग सेकंड लेयर में जाने के बाद 1 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा कर लोगे, तुम्हारा टोकन तुम्हें तीसरी लेयर में भेज देगा, जहाँ पर जाकर तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। शेन कांग उस एल्डर से कहता है अगर बैटलफील्ड के ऊपर कोई भी डीमन ना हुआ फिर हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और फिर हम लोग हमेशा के लिए वहीं पर फंस जाएंगे, हम लोग वापस कैसे आएंगे। एल्डर उन सबसे कहता है अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी डीमन नहीं मिलता जिसे मारकर तुम लोग पॉइंट्स हासिल कर सको तो फिर तुम लोगों के पास 5 टोकन होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास 5 टोकन होंगे तो तुम उनकी पावर्स को मिलाकर एक वन टाइम ट्रांसफर अरे बना सकते हो, जिससे तुम लोग वहाँ से आसानी से बाहर निकल सकते हो। तुम लोग इस मैजिकल केव से बाहर चले जाओगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो इसका मतलब तो ये है अगर हमें 1 मिलियन पॉइंट्स नहीं मिलते तो हमारे पास 5 टोकन होने लाजमी है, वरना हम लोग वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो सारे के सारे लोग एक रूम के सामने पहुंचते हैं जहां से वो लोग सेकंड लेवल की तरफ जा सकते हैं। वहीं पर वो अपने टोकन्स को जोड़कर उनकी पावर्स को रिलीज करते हैं तो एक कैल्डर उनके सामने आते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें डीमन बैटलफील्ड पर भेजा जा रहा है, जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें सिर्फ 1 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा करना है और तुम लोग तीसरे लेवल में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम लोग 1 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाते तो तुम्हारे पास 5 टोकन होने चाहिए। 5 टोकन की मदद से एक फॉर्मेशन अरे ओपन होगी जिसकी मदद से तुम सब लोग मैजिकल केव से बाहर ट्रांसफर हो जाओगे। मिंग उन सबसे कहता है मेरे पास टोटल 7 टोकन हैं, तुम लोगों के पास कितने कितने टोकन हैं। मिंग सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इन सबसे ज्यादा टोकन मेरे पास ही हैं, क्योंकि मैंने जियानवी को मारा था तो उसके पास से 3 टोकन मुझे मिले थे। इसके अलावा रास्ते में एक लड़के की हेल्प करने पर मुझे 3 टोकन मिले हैं। प्रिंसेस मिंग से कहती है मेरे पास 5 टोकन हैं। शेन और जैन के पास भी 5-5 टोकन हैं। फिर वो उन दोनों से कहती है, बाकी के दोनों से, एक का नाम वूजी होता है और एक का नाम टियानजू होता है, वो उन दोनों से कहती है मुझे याद है तुम दोनों के पास सिर्फ 4-4 टोकन हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मिंग से कहते हैं मिंग क्या तुम अपने पास से एक टोकन हमें दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास 2 टोकन फालतू हैं, हम तुम्हें अपना ट्रेजर दे सकते हैं। मिंग उसे कहता है मुझे यहाँ पर रास्ते में बहुत सारी चीजें मिली हैं, इसलिए मुझे कुछ नॉर्मल ट्रेजर्स नहीं चाहिए। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये सारे के सारे टोकन यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन एक बार बाहर चले गए तो इन टोकन की कोई भी वैल्यू नहीं है और ये किसी काम के नहीं। मुझे लगता है कि आपको इनसे कुछ चीजें ले लेनी चाहिए। टियानजू जल्दी से अपने पास से गोल्डन पपेट निकालता और कहता है ये एक इंडक्शन पपेट है, इसके ऊपर सिर्फ अपना ब्लड लगाने से और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर दाखिल करने से तुम इससे अपना एक पपेट क्रिएट कर सकते हो और ऐसा पपेट होगा जिसकी एनर्जी तुम्हारी बॉडी लेवल के बराबर होगी। मिंग उसे कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अगर मैं इसे यूज करके अपना एक मल्टीपल बना लेता हूँ चाहे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, इसलिए ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार ट्रेजर है। टियानजू अपने पास से एक और तलिस्मान निकालता और कहता है ये एक इंपीरियल इंक्रिप्शन तलिस्मान है, इस तलिस्मान को तुम जिस भी वेपन के ऊपर यूज करोगे उस वेपन को तुम एक हीवनली ट्रेजर बना सकते हो और इस इंक्रिप्शन तलिस्मान को यूज करने पर तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स 30% तक बढ़ जाएगी। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये वाला तलिस्मान बहुत ज्यादा स्पेशल है, अगर आपकी स्पिरिचुअल फोर्स 30% तक बढ़ जाती है और आपके पास पहली बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स होगी तो इसका मतलब ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है मैं इससे ये दोनों ले लेता हूँ। मिंग उसे कहता है वैसे तुम्हारा ये गोल्डन मैन तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन फिर भी चलो मैं ये दोनों तुमसे ले लेता हूँ और बदले में तुम्हें एक टोकन दे देता हूँ। जबकि प्रिंसेस उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है ये तो कुछ ज्यादा ही लालची है, ये सब कुछ हड़प रहा है, वो तलिस्मान तो मुझे भी चाहिए, वो तलिस्मान बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब वूजी की बारी होती है। वूजी अपने पास एक बड़ी सी तलवार निकालता है और उसे कहता है इस तलवार का नाम ड्रैगन आर्मर स्वर्ड है, हमारी डायनेस्टी के मिस्टर येकी ने इसको बनाया है जो कि एक बहुत बड़े तलवारबाज हैं। उनको इस तलवार को बनाने में पूरे 9 साल लगे और साथ इस तलवार को बनाने के लिए ब्लैक ड्रैगन गॉड के 9 स्केल्स को भी यूज किया गया है और इस तलवार का वजन पूरे 19,000 किलोग्राम है। मेरे पास सबसे बेहतरीन यही खजाना है, अगर तुम अपना एक टोकन मुझे देना चाहते हो तो मैं ये तलवार तुम्हें दे दूंगा। मिंग उसे कहता है ये एक बहुत ही भारी तलवार है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी भारी तलवार को उठाकर स्विंग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई भी ट्रेजर नहीं है। चलो भी ठीक है मैं तुमसे ये ले लेता हूँ और बदले में तुम्हें एक टोकन दे देता हूँ। ये बात सुनने के बाद वूजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आप में सोच रहा होता है इस लड़के को तो देखो इसका एटीट्यूड कहाँ पर है, जरा इसके शूज की तरफ देखो, इसने फर्स्ट ग्रेड की स्पिरिचुअल आइटम्स पहनी हुई है और जो मेरे ड्रैगन स्वर्ड को
को एक यूजलेस स्वर्ड कह रहा है, जबकि ये किंग लेवल की स्वर्ड है। मिंग जैसे ही उससे उसकी तलवार ले लेता है, प्रिंसेस आगे बढ़ती है और उसे कहती है अगर तुम अपने उस तलिस्मन को इस तलवार के ऊपर लगा देते हो तो इससे इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग उसे कहता है तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, और साथ ही वो तलिस्मन को निकालता है और अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार के ऊपर लगा देता है। और जैसे ही वो उस तलिस्मन को इस गोल्डन स्वर्ड के ऊपर लगाता है तो वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। मिंग कहता है ये तो मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये मेरा बॉडी पार्ट बन चुका है और ये पहले से बहुत ज्यादा हल्की भी हो गई है। मिंग उस तलवार को घुमाता है और कहता है चलो मैं देखता हूँ ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही वो उसकी एक स्विंग लगाता है। जैसे वो सामने की तरफ एक स्विंग लगाता है तो उसकी स्पिरिचुअल फोर्स की मदद और उसकी तलवार की मदद से सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगती है और नीचे से ग्राउंड भी फट जाता है, एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। बाकी के चारों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और ऊपर से अब इसके हाथ में गोल्डन स्वर्ड है और उसके ऊपर उसने इंपीरियल इंक्रिप्शन वाला तलिस्मन लगा दिया है, जिसकी वजह से इसकी पावर 30% तक बढ़ गई है। ये तो किसी भी वॉरियर को बड़ी आसानी से 2 टुकड़ों में काट सकता है, ना सिर्फ वॉरियर को बल्कि मार्शल आर्ट्स के मास्टर भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। अब इस बात से वूजी और टियांशु दोनों ही रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमारे इंपीरियल ट्रेजर्स चले गए, हम एक दूसरे से ये चीजें छीनना चाहते थे ताकि अपनी तलवार को बेहतर बना सकें, लेकिन हमें ये अपने दोनों ही ट्रेजर्स इस लड़के को देने पड़ गए हैं। मिंग प्रिंसेस से कहता है अब जबकि मैंने इस ड्रैगन स्वर्ड के ऊपर उस तलिस्मन को यूज किया है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, मुझे लगता है ये किसी इंपीरियल वेपन के बराबर की हो गई है। प्रिंसेस उसे कहती है हाँ ये वाकई में इंपीरियल लेवल की है, तुम्हारा नाम भी बिल्कुल परफेक्ट है, मैचलेस जी। मिंग भी हंसते हुए से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे ये तलवार मिली है और तुम्हारी आइडिया की वजह से मैंने इसकी पावर को बढ़ा लिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल प्रिंसेस। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस फिर से गुस्सा आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे लिटिल प्रिंसेस मत कहो, पहली बात तो ये है कि मैं छोटी नहीं हूँ और दूसरी बात मैं एक प्रिंसेस हूँ और मेरा स्टेटस तुमसे बहुत ज्यादा हाई है। उसी वक्त जैन आगे बढ़ता है और टाइजी सेक्टर के एल्डर से कहता है एल्डर प्लीज हमें उस बैटलफील्ड की तरफ भेज दें। और वो सोच रहा होता है हमने यहाँ पर बहुत सारा नुकसान उठाया है, हमें अपना बहुत सारा खजाना इस लड़के को देना पड़ा है, लेकिन डीमन बैटलफील्ड के ऊपर हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लगता है कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना होगा क्योंकि वहाँ तक कोई भी नहीं जा सका, हमने जहाँ पर जितना कुछ खोया है हमें वहाँ पर जाने के बाद इससे ज्यादा मिल सकता है। एल्डर उन सब से कहते हैं चलो फिर ठीक है मैं तुम सब लोगों को वहाँ पर भेज रहा हूँ, और वो अपने हाथ का इशारा करते हैं, सामने एक पोर्टल ओपन होता है। एल्डर उन सब से कहते हैं इस पोर्टल की दूसरी तरफ बैटलफील्ड है, और वो सारे लोग उस पोर्टल को पार करते हुए डीमन बैटलफील्ड की तरफ चले जाते हैं। वो सारे लोग उस बैटलफील्ड में उतरते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो सारी की सारी बैटलफील्ड खाली होती है। मिंग कहता है ये तो सारी की सारी बैटलफील्ड बिल्कुल खाली है, लगता है कि पिछले एम्पर ने सारे के सारे डीमंस को मार दिया होगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अगर वाकई में यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर आकर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ बड़े बड़े कौवे उड़ते हुए आते हैं, वो सारे डीमन क्रोज होते हैं, वो सब उनकी तरफ दो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो डीमन क्रोज हैं और ये हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो सारे के सारे डीमन क्रोज वो सारे सेकंड ग्रेड के मॉन्स्टर्स होते हैं। प्रिंसेस अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए कहती है इनकी हिम्मत कैसे हुई, ये सेकंड ग्रेड के डीमंस हैं और ये मेरे सामने आकर खड़े हो रहे हैं, मैं एक प्रिंसेस हूँ। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बहुत सारे कौवों को जलाकर मार देती है, जबकि उनमें से काफी सारे डीमन क्रोज मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग भी अपनी तलवार को घुमाता है और कहता है चलो मैं भी अपनी तलवार की पावर को देखता हूँ ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही वो अपने फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उन कौवों को मारता हुआ आगे निकल जाता है। वो भी बहुत सारे कौवों को मार देता है। बहुत सारे कौवों को मारने के बाद उसके टोकन के ऊपर बहुत सारी लाइट चमकती है जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में होती है। मिंग कहता है लगता है कि इन कौवों को मारने पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे टोकन में रिकॉर्ड हो रहे हैं। मिंग पीछे की तरफ देखता है तो उन्होंने पीछे सारे के सारे डीमन क्रोज को मार दिया होता है। मिंग कहता है ये सारे लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनने बहुत सारे कौवों को मारा है। मिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर मुझे कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ पर इस बैटलफील्ड के ऊपर बहुत सारे ऐसे मैजिकल बीस्ट हैं, लेकिन ज्यादातर मैजिकल बीस्ट इन डीमन क्रोज से ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे नहीं लगता कि आप उन सभी को हरा पाएंगे क्योंकि आप लोग उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आप सभी लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जब आप लोग इन डीमंस को नहीं हरा सकते तो फिर आप एक दूसरे को हराना शुरू करोगे ताकि आप एक दूसरे के पॉइंट्स को ले सको, इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वहीं पर फिर से सामने से कुछ डीमन क्रोज निकल आते हैं। मिंग ऊपर की तरफ जंप करता है और फिर से उन्हें मारना शुरू कर देता है और मिंग से कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद उन्होंने बहुत सारे डीमन क्रोज को मार दिया होता है, लेकिन बाकी के जितने भी डीमन क्रोज होते हैं वो सारे पीछे की तरफ भाग जाते हैं। चेनगोंग कहता है ये सारे तो यहाँ से भाग गए, लगता है ये सारे डर गए हैं, मुझे तो अभी बहुत सारों को मारना था, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। मिंग कहता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ 100 कौवों को मारा होगा और मुझे सिर्फ 2000 पॉइंट्स मिले हैं। 1 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे करने में मुझे तो यहाँ पर सारी जिंदगी लग जाएगी। मिंग सोच रहा होता है यहाँ पर इन सारे डीमंस का क्या काम है, मैंने तो सुना था कि सारे के सारे डीमंस को मार दिया गया है। अगर यहाँ पर डीमंस हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या ये डीमंस फिर से ट्रांजियन लैंड के ऊपर हमला करेंगे, या फिर ये सारे वो डीमंस हैं जो कि उन लोगों से बच गए थे, यानी कि बैटलफील्ड में बच गए थे और जहाँ पर छुपे हुए हैं। प्रिंसेस उसे कहती
कहती है मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसी कोई केस हो, शायद लास्ट टाइम की वार में ये सारे डीमंस बच गए थे और यहीं पर छुपे हुए थे। उसी वक्त उन सबको एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर महसूस होती है और उनके सामने हवा में एक बड़ा सा डीमन ईगल क्रो खड़ा होता है, जो कि एक 4th लेवल का बीस्ट है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो एक 4th लेवल का मैजिकल बीस्ट है, ये उन सारे डीमन क्रोज का किंग है। और ना सिर्फ वो एक 4th लेवल का मैजिकल बीस्ट है बल्कि वो साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा है। शेनगोंग कहता है इसीलिए वो सारे के सारे छोटे कौवे यहाँ से भाग गए क्योंकि उनका किंग यहाँ पर आ गया। लगता है वो सारे यहाँ से भागे नहीं थे बल्कि अपने किंग को बुलाने के लिए गए थे। शैन उन सब से कहता है यहाँ से भागना शुरू करो क्योंकि हम सब लोग मिलकर भी इसको नहीं हरा पाएंगे। एक 4th लेवल के मैजिकल बीस्ट की फाइटिंग पावर एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर के बराबर होती है। वो सारे भागना शुरू करती है और कहते हैं हम सब लोग अगर एक साथ भागेंगे तो वो आसानी से हमारे पर अटैक कर सकता है, हम सभी को अलग अलग होना होगा। और फिर वो अलग अलग भागना शुरू करते हैं। प्रिंसेस और मिंग दोनों एक तरफ भागना शुरू करते हैं जबकि वो ईगल क्रो भी उनके पीछे लग जाता है। वो दोनों आगे आगे भाग रहे होते हैं। प्रिंसेस मिंग से कहती है ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है, उनके पीछे क्यों नहीं जा रहा। मिंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुमने बहुत सारे छोटे क्रोज को मारा था इसीलिए ये किंग हमारे पीछे आ रहा है अपना बदला लेने के लिए। प्रिंसेस भागते हुए उससे कहती है इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो इससे ज्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते, बहुत ही जल्दी ये हमें पकड़ लेगा। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग तुम अपनी सुप्रीम पावर्स को यूज करते हुए इस मैजिकल बीस्ट को डराकर यहाँ से भगा सकती हो या फिर मुझे मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज करना पड़ेगा। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर हम लोग एक स्पेस टाइम गैप के अंदर है, यहाँ पर मेरी सुप्रीम पावर्स रिलीज नहीं होंगी और अगर आप मार्शल कॉइन को यूज भी करते हैं तो वो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। चाहे तुम यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट कॉइन को भी यूज कर लो फिर भी तुम इसको नहीं मार पाओगे, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला और तुम्हारे इस अटैक की वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाएगा। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मुझे सामने दिखाई दे रहा है, सामने एक नैरो एली है, वहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तुम लोग उस गली के अंदर जाकर छुप सकते हो। इस डीमन क्रो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए वो उस गली के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। मिंग कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हारे इसी आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 50 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।